Good morning, everybody. Welcome to the video lecture program of ABC College of Education. Myself, A.K. Jha, Assistant Professor, ABC College of Education, Neura, Patna. Today, we will going to discuss about interdisciplinary approach. In our last video, we have completed the disciplinarity introduction. So, let's begin our interdisciplinary approach. After completion of this video lecture, you will be able to explain what is interdisciplinarity, why it become important in current scenario, and how it helps to achieve expertise in diverse field of knowledge. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या इंटरडिसिप्लिनरिटी को हिंदी में अंतर अनुशासनात्मक उपागम या अंतर अनुशासनात्मकता के नाम से जाना जाता है। अंतर अनुशासनात्मक उपागम से हमारा आशय है दो या दो से अधिक शैक्षणिक अनुशासनों या अध्ययन क्षेत्रों को एक साथ सम्मिलित रूप में प्रयोग करना। सामान्य शब्दों में यदि हम इसे समझने की कोशिश करें तो जब आप दो परंपरागत रूप से पढ़े जाने वाले अनुशासनों को मिलाकर समाज के लिए किसी उपयोगी या आवश्यक एक नवीन अनुशासनिक विचारधारा का निर्माण करते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आपने अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमें ज्ञात है कि जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र यानी बायोलॉजी और केमिस्ट्री दो परंपरागत रूप से जाने और पढ़े जाने वाले अनुशासन हैं। जब समाज कल्याण हेतु हम इन दोनों अनुशासनों के ज्ञान को मिलाते हैं और एक नवीन अनुशासन बायोकेमिस्ट्री का निर्माण करते हैं तो यहाँ पे हम अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग कर रहे हैं। अब हम इनकी विशेषताओं को समझने की कोशिश करेंगे। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की सबसे प्रथम विशेषता है कि यह कई दृष्टिकोणों का संश्लेषण व संतुलन करता है, जो कि जैसे हमने स्पष्ट किया है प्रारंभ में ही कि हम कई सारे परंपरागत अनुशासनों को मिलाकर एक नवीन अनुशासन का निर्माण करते हैं तो निश्चित रूप से जो प्राचीन अनुशासन होंगे उनकी विचारों का संश्लेषण करके ही आप नवीन अनुशासन का निर्माण कर सकेंगे। इसका एक निश्चित लक्ष्य होता है जो किसी एक अनुशासन की परिधि से परे होता है, अर्थात आप किसी एक अनुशासन के सीमाओं में पूरी तरह बंधे नहीं रह सकते हैं। आपको दो या दो से अधिक अनुशासन जिनका आप प्रयोग कर रहे हैं सभी के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए नवीन अनुशासन का निर्माण करना होगा। यह विभिन्न अनुशासन, उप अनुशासन एवं विशेषज्ञता के क्षेत्र के कई दृष्टिकोणों के एकीकरण का प्रयास करता है। जैसा कि हमने उदाहरण में लिया कि बायोकेमिस्ट्री का निर्माण बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों ही क्षेत्रों की विशेषज्ञता को मिक्स करने के बाद ही इस बायोकेमिस्ट्री का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें जिस प्रकार का अनुशासन चाहिए हमें उसी प्रकार के प्राचीन अनुशासनों को मिक्स करना होगा इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से, ताकि हम एक नवीन अनुशासन की संकल्पना स्थापित कर पाएँ। यह अत्यधिक व संकीर्ण विशेषज्ञता के हानिकारक प्रभावों को कम करने का मार्ग प्रशस्त करता है। मान लेते हैं कि हम किसी भी एक स्टूडेंट में बायो को लेके बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी देखते हैं, वह अपने नॉलेज के अपेक्स पर भी होता है, परंतु कितना अच्छा हो यदि हम उसे केमिस्ट्री का भी बराबर नॉलेज देने की कोशिश करें और इन दोनों नॉलेज के मिश्रण से वह मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत ही बेहतरीन संप्रदाय का विकास कर पाएगा जो बायोकेमिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। और इसकी उपयोगिता अलग अलग बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्षेत्र के हिसाब से काफ़ी अधिक होगी जब ये दोनों मिल के बायोकेमिस्ट्री का निर्माण करेंगे। यह अकादमिक अनुशासनों के परंपरागत सीमाओं को शिथिल करने का प्रयास करता है।
इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का हमेशा ये प्रयास होता है कि जो आपके परंपरागत अनुशासन है, जो बाउंड्री उन्होंने कई वर्षों पहले निर्धारित कर रखी है, उस बाउंड्री को ब्रेक किया जाए और उससे आगे निकलकर कोलैबोरेटिव अप्रोच के थ्रू नवीन ज्ञान का निर्माण किया जाए। छठा पॉइंट है, यह एक विशेष प्रकार का एकीकरण है जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के मध्य सामूहिक कार्य करने की मांग करता है। जब आप किसी दो या दो से अधिक डिसिप्लिन को मिलाते हैं तो आपको निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाना होगा और उन्हें बेहतरीन रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करना होगा। चलिए, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्यों प्रभावी है और इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, इसकी चर्चा करते हैं। किसी मुद्दे को व्यापक रूप से संबोधित करने तथा प्रभावी ढंग से उसका हल प्राप्त करने में सहयोग करना इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का पहला उद्देश्य है। मान लेते हैं कि यदि मानव सभ्यता में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, जैसे फ़िलहाल हम कोरोना के एग्जाम्पल को लेते हैं, तो अभी हमें कोरोना को समझने के लिए ह्यूमन बिहेवियर को समझना पड़ता है, बायोलॉजिकल सिचुएशंस को समझना पड़ता है और साथ ही साथ उस पर कैसे ड्रग्स प्रभावी होंगे इस चीज़ को भी बहुत हद तक समझना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में न तो सिर्फ एक बायोलॉजिस्ट और न ही एक केमिस्ट अलग अलग रह के इस समस्या का समाधान कर पाए, ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिखती है। ऐसे केसेस में हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम दोनों को एक मंच पे लाएं, अर्थात बायो और केमिस्ट्री के मिश्रण से एक नवीन संप्रदाय का उदय करें बायोकेमिस्ट्री के रूप में, जिससे कि वो दोनों ही परिस्थितियों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और हमारे लिए या कोरोना के लिए प्रभावी दवाई का निर्माण कर पाएंगे। दूसरा है शिक्षार्थियों में विभिन्न अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य का एकीकृत समझ विकसित करना। यह जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है हमेशा एकीकरण पर बहुत ज़्यादा जोर देता है और हमेशा ये कोशिश करता है कि आप नॉलेज को एकीकृत विकास की अवधारणा के रूप में समझें, न कि अलग अलग। अनुशासन की एक विस्तृत श्रृंखला में ज्ञान का आलोचनात्मक मूल्यांकन अंतर अनुशासनात्मक उपागम में किया जाता है। आलोचनात्मक मूल्यांकन से हमारा आशय है कि कोई भी ज्ञान किस सीमा तक हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है या उपयोगी हो सकता है, इसके लिए आपको चिंतन करना पड़ता है और इस चिंतन को तभी व्यापक आयाम दिए जा सकते हैं जब आपके चिंतन करने का तरीका हर एंगल से, हर उस तरीके से लिस्टेड हो या सूचीबद्ध हो जिसकी आवश्यकता हमें होती है। चौथा पॉइंट है शिक्षार्थियों में अंतर अनुशासनात्मक जिज्ञासा तथा समस्या समाधान के विविध तरीकों में संलग्न होने की क्षमता का विकास करना तथा ज्ञान प्राप्ति के कई तरीकों से उन्हें परिचित कराना। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यह हमेशा प्रयास करता है कि किसी भी छात्र को या किसी भी नॉलेज के पिपासु को, ज्ञान के पिपासु को उस स्तर तक ज्ञान के संघर्ष में या ज्ञान के निर्माण में उस स्तर तक पहुंचाया जाए जिससे कि वो अपने नॉलेज का कंस्ट्रक्शन खुद करे और उसके प्रति लगाव का अनुभव करे। विभिन्न विषयों के संयोजन से अधिक ज्ञान का विकास करना तथा ज्ञान के एकीकृत, संश्लेषित व संतुलित समायोजित विकास पर जोर देना। किसी भी ज्ञान के निर्माण के लिए आपको उसके इंटीग्रेटेड, सिंथेटिक और बैलेंस्ड अप्रोच को मौजूदा स्थिति में महत्व देना पड़ता है और यह प्रयास इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में बहुत हद तक किया जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच सहकारी अधिगम को भी प्रोत्साहित करता है और साथ ही साथ छात्रों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करता है, आलोचनात्मक चिंतन का विकास करता है एवं सृजनात्मकता का भी विकास करता है। इसके कुछ उदाहरण जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं उसे सूचीबद्ध किया गया है। जैसे बायो तथा केमिस्ट्री के मिश्रण से हम बायोकेमिस्ट्री बनाते हैं, इसी तरीके से बायो और इन्फॉर्मेटिक्स के मिश्रण से बायो इन्फॉर्मेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स आदि अनुशासनों का विकास इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत ही किया जाता है। आइए कुछ फिगर्स के माध्यम से हम इसे और अधिक क्लियर रूप में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है स्किल एंड सब स्किल डेट फोस्टर इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग। वो कौन से स्किल्स होंगे जो
डिसिप्लिनरी स्किल को समझने में मदद करेंगे। तो सबसे पहला है कि हमें कोलैबोरेशन चाहिए बहुत सारे नॉलेज में, क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर होनी चाहिए और ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके रियल लाइफ सिचुएशंस में, तभी आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। ये एक ट्रायंगल है जिसके तीनों कोनों पर हमने लर्निंग, रिफ्लेक्शन और कैपेबिलिटीज़ को रखा है, जो इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग को समझने में आपको बहुत ही मदद देंगे। लर्निंग के क्षेत्र में हमें क्या देखना होता है? अंडरस्टैंड डिसिप्लिन, लर्निंग एक्सपीरियंस और न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ये सारी चीज़ें आपके एक डायमेंशन में है। दूसरे डायमेंशन में रिफ्लेक्शन में रियल लाइफ एप्लीकेशंस, वेरिड पर्सपेक्टिव एंड कम्युनिकेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। वहीं तीसरे डोमेन में है कैपेबिलिटीज़, यानी क्या क्या चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए जिससे आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को ज़्यादा से ज़्यादा अंगीकृत कर पाएंगे। इसमें शामिल किया जाता है क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, ट्रांसफरेबल स्किल्स। यहाँ पे हमने अपने उदाहरण को दो गोलार्धों या स्फेयर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे जो ब्लू सर्कल है वो हम बायोलॉजी का सर्कल मान लेते हैं और रेड सर्कल को केमिस्ट्री का सर्कल मानते हैं। जब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो एक नए सर्कल का, एक नए ओवल का निर्माण होता है जिसको हम बायोकेमिस्ट्री कह सकते हैं। याद रहे, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में हमेशा दो डिसिप्लिन या दो से अधिक डिसिप्लिन अपनी सीमाओं से परे जाते हैं, अर्थात अपनी सीमाओं को साझा करते हैं एक दूसरे के साथ। यही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की खासियत होती है। अगर सीमाओं की साझेदारी नहीं होगी तो ऐसे केसेस में एक नवीन संप्रदाय या नवीन डिसिप्लिन का जन्म संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप प्रभावी नहीं हो पाएगा। एक अगले एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल साइंस के उत्पादन में या इन्वायरमेंटल साइंस के गठन में कितने सारे एस्पेक्ट होते हैं, कितने सारे सब्जेक्ट या डिसिप्लिन को इसमें शामिल किया जा सकता है। तो ये सारे डिसिप्लिन्स हैं जो अपने थोड़े थोड़े नॉलेज को मिलाकर इन्वायरमेंटल साइंस कंसेप्ट का निर्माण करते हैं। एक और एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि साइबर ऑपरेशंस के अंतर्गत कितने सारे डिसिप्लिन्स को शामिल किया जाता है। ये सारे आयाम हैं जो साइबर ऑपरेशंस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। और इसी के साथ हमारा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पूरा होता है। सामान्यतः यदि हम इसे समराइज करने की कोशिश करें तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आपके दो या दो से अधिक अनुशासनों के मिश्रण से बना हुआ एक नवीन अनुशासन होता है, और जो प्राचीन अनुशासन या परंपरागत अनुशासन है वो अपनी सीमाओं की साझेदारी करते हैं, तभी जाके एक नवीन अनुशासन का निर्माण होता है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे।